आज हम कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। इसके लेखक जगदीश कुमार माथुर जी हैं। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य या प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं। रीढ़ की हड्डी नामक पाठ में लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने उस स्थिति को बताने की कोशिश की है जब लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम योग्य हो जाती हैं तथा उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है। फिर भी समाज के कुछ दकियानुसी विचार वाले लोग लड़कियों की इस सफलता से दुखी ही रहते हैं। उनका मानना है कि जो लड़की पढ़ी लिखी होगी वह घर के काम नहीं करेगी और वह अच्छी गृहिणी नहीं बन सकती है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, मामूली जो ज़्यादा विशेष न हो। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ क्या होता है? 40-50 की आयु का व्यक्ति, उसको अधेड़ बोला जाता है। तो अंदर के दरवाजे से आते हुए जिस व्यक्ति की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर, बस बस। नौकर बिछा दूँ साहब, ये तख्त पर चादर वगैरह बिछा दूँ? बाबू उसको ज़रा तेज़ आवाज़ में बोलता है, और क्या करेगा, जल्दी से बिछा। परमात्मा की यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? ठीक है, तो वो उसको उल्टी सीधी सुनाने लग जाता है। बिछा दूँ साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? ठीक है, वो फिर से पूछता है कि बिछा दूँ साहब इस चादर को। तो साहब बोलते हैं कि और हमने यह पसीना किस लिए बहाया है? इस तख्त पर चादर बिछाने के लिए ही हमने पसीना बहाया है। नौकर तख्त बिछाता है ही और करके हंसने लग जाता है। बाबू कहता है, हंसता क्यों है अबे? हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। ठीक है, कलश घड़ा होता है। यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला। तो जितना भी पाठ हमने पढ़ा है इन सब के द्वारा क्या पता चल रहा है कि किसी चीज़ की तैयारी की जा रही थी। ठीक है, तो इस एकांकी में जो घर का मुखिया है राम स्वरूप अपने घर को सजाते संवारते हैं। क्यों सजाते संवारते हैं? क्योंकि आज उनकी बेटी उमा, उनकी बेटी का क्या नाम था? उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आ रहे थे। राम स्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर ठीक करते हैं। ठीक है, नौकर कुछ ऊंचा सुनने के कारण धोबी को धोती सुन लेता है, जिसके कारण घर में हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हास्यास्पद, हंसने योग्य। ठीक है, क्या कहा फिर उसने कि हाँ इसको ये बिछानी है और चादर तुम बहू जी से मांग लो और उससे पहले दरी मांग लो। इसके ऊपर बिछाने के लिए दरी के साथ साथ चादर भी मांग लेना। कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वही, कल धोबी ने जिसको धोकर भेजा है वही चादर लेकर आना। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं। मेजपोश मेज पर बिछाया जाने वाला कपड़ा होता है। ठीक है, नौकर को तो उसने भेज दिया और खुद मेजपोश को ठीक करने लग जाता है। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। झाड़न जो मतलब सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कपड़ा। झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4
हाथ लगाते हैं, यानी कुर्सियों को भी साफ करते हैं। सहसा, सहसा मतलब अचानक घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, गंदुमी मतलब गेहुआ रंग। छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है। जाहिर मतलब प्रकट होता है, किसी काम में बहुत व्यस्त है। उसको देखकर क्या लग रहा था कि किसी काम में बहुत व्यस्त है, बिजी है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा था। भीगी बिल्ली मतलब डरा सहमा हुआ नौकर आ रहा था, खाली हाथ। बाबू साहब, बाबू साहब कौन है यहाँ पर? घर का मुखिया राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? प्रेमा राम स्वरूप को आकर कहती है कि आपको इस समय धोती की ज़रूरत क्यों पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में कि एक तो हमें सारा काम जल्दी जल्दी कर निपटाना है और आप अब धोती मांग रहे हैं। तो राम स्वरूप पूछता है, धोती किसने मंगाई थी? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए, कि अभी अभी तो आपने धोती बदली है और अब फिर से धोती मांग रहे हो। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? राम स्वरूप पूछता है कि मैंने तो धोती मांगी ही नहीं, तुमसे किसने कहा कि मुझे धोती चाहिए? ठीक है। प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन कौन है? उनका नौकर। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? डांट किसी चीज़ को बंद करने के लिए लकड़ी वगैरह की बनाते हैं। डांट अवरोध होता है, रोकना किसी चीज़ को। तो क्या कह रहा है कि तेरे कान में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। ठीक है, तो उसको धोबी की जगह धोती सुनाई देता है। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। उल्लू कहीं का मतलब मूर्ख व्यक्ति। प्रेमा, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बकस के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं न, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। तो प्रेमा उसको बताती है कि पूजा वाली कोठरी में लकड़ी का जो बक्सा है, बक्स जिसमें कपड़े वगैरह रखते हैं, उसके ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं और उनमें से एक चद्दर उठा ला। रतन और दरी, रतन पूछता है कि दरी कहाँ से लाऊं? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप दरी उठाता है और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी ला। ठीक है, बीबी यानी उसके उमा के कमरे में से हारमोनियम उठा के लाओ और सितार भी। ठीक है, तो इन सब बातों से क्या दिखाई दे रहा है कि पूरे परिवार में हड़बड़ी मची हुई है। जो लड़के वाले उसको देखने आ रहे हैं, उनको उनके आने की जल्दी के कारण। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, दोनों मिलकर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाई पड़ी है। प्रेमा कहती है, लड़के वाले देखने के लिए तो आ रहे हैं, पर जो आपकी लाडली बेटी है उमा, वो मुंह फुलाए यानी नाराज होकर बैठी है। राम स्वरूप पूछता है, मुंह फुलाई क्यों? तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? तुम उसकी माँ हो, मतलब तुम किस लिए हो? अपनी बेटी को तुम समझा नहीं सकती हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। राम स्वरूप कह रहा है कि इतना अच्छा रिश्ता मुश्किल से तो मिला है, अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण वह हाथ से चला गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और उसके बाद मतलब मुझे दोष मत दो। ठीक है, आगे है प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन मतलब प्रयास या कोशिश करके तो हार गई। मतलब मैंने उसको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये सारा दोष उसकी माँ ने किस पर डाल दिया? उसकी पढ़ाई लिखाई पर डाल दिया। ठीक है, कि जो आज वो नाराज़ होकर बैठी है, ये उसकी पढ़ाई लिखाई का असर है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ। क्या बताती है कि हमारा ज़माना इस ज़माने से बहुत अच्छा था। ए आ ई और क ख ग ये सीख लेते, गिनती सीख ली, बस इतना ही बहुत हो गया। बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। ठीक है,
सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। स्त्री सुबोधिनी एक पत्रिका थी जिसमें अच्छी गृहिणी बनने के नुस्खे दिए जाते थे। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसी बातें तो तुम्हारी BA MA में भी नहीं सिखाई जाती, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। लक्षण मतलब लक्षण, आजकल के बच्चों के तो लक्षण ही अलग हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, 2 तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। ठीक है, किसके बारे में, किस पर व्यंग्य किया? रामस्वरूप ने अपनी पत्नी पर, कि 2 तरह के ग्रामोफोन होते हैं, जब एक बजता है तो उसको उठाते हैं तो चुप हो जाता है बात करके, और एक परमात्मा का बना हुआ, यानी किसको कहा? उसने अपनी पत्नी को कहा, दूसरा ग्रामोफोन, कि एक बार रिकॉर्ड चढ़ गया तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। आगे प्रेमा क्या कहती है? हटो भी, तुम ठठोली ही सूझती रहती है, तुम्हें हंसी मजाक ही सूझता रहता है। यह तो होता नहीं कि उस उमा को राह पर लाते, यह तो तुमसे होता नहीं कि तुम उमा को समझा पाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में, मतलब अब तो वो आने ही वाले हैं। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? तो क्या हुआ, आ जाएंगे। प्रेमा, तुम ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, कि उमा को तैयार करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टिमटाम के भलावा कौन पूछता है? कि आजकल तो ऐसा ज़माना चला हुआ है, लड़की शक्ल से कितनी सुंदर हो, लेकिन टिमटाम मतलब दिखावा, ठीक है, सजना दजना, उसके बिना लड़की को कौन पूछता है? इसी मारे मैंने तो पाउडर वोडर मतलब पाउडर उसके सामने रखा था, मतलब यही सोचकर पाउडर मैं उमा को देकर आई थी, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। ठीक है, उमा एक सीधी सादी होशियार लड़की थी, उसको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उसने वो पाउडर लेने से मना कर दिया। आगे हैं, मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। ठीक है, मैंने उसको कहा कि तैयार हो जाओ, पाउडर वगैरह लगाओ, अच्छे से तैयार हो जाओ, तो वो उसने बात नहीं मानी, और आंचल में मतलब कपड़े से मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, मतलब मैं तो तुम्हारी इस लड़की से तंग हो गई हूँ। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। तो रामस्वरूप कहता है कि हमारी लड़की का तो पता नहीं कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे ही पाउडर बेचने वाले दुकानदारों का कारोबार चल रहा है। फिर प्रेमा कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि एंट्रेंस ही पास करा दो, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। ठीक है, क्या कह रही है कि मैंने कहा था सिर्फ 10वीं पास करा दो, उसके बाद लड़की हमारे हाथ रहेगी, हमारे हाथ से नहीं निकलेगी, अर्थात जैसा हम कहेंगे वो वैसा ही करती रहेगी। पर तुम तो, ठीक है, कि अब उसके पिताजी को उलाना देती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। रामस्वरूप बीच में ही प्रेमा की बात को काट देता है, चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, और दरवाजे की तरफ देख रहा है। तुम्हें कतई जबान पर काबू नहीं है, मतलब तुम्हारे तो जबान पर काबू ही नहीं है, एक बार बोलने लग जाती हो तो चुप होती ही नहीं हो। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, कि कल मैंने तुम्हें समझाया था कि मैंने उन लोगों को बताया नहीं है कि अभी हमारी बेटी इतना पढ़ी लिखी हुई है, हम कुछ और तरह से उनके सामने यह बात लाएंगे, कोई और तरीका उनको बताने का अपनाएंगे। मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, लेकिन तुम तो मुझे लगता है अभी से उनके सामने सब कुछ उगल दोगी, यानी बता दोगी। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं नहीं बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना। प्रेमा कहती है ठीक है, अब मैं नहीं बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसे कर लेना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो कि मुझे क्या करना है, मुझे वो काम बता दो। रामस्वरूप,
तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है। ठीक है, कि जैसे भी तुम तैयार कर पाती हो उमा को तैयार करके नीचे ले आना, चाहे बेशक वो पाउडर वगैरह न लगाए, वैसे भी वो दिखने में बहुत सुंदर है। पान लेकर भेज देना उसे, और उसको जब नीचे आए तो साथ में पान दे देना। ठीक है, और नाश्ता तो तैयार है ना। फिर प्रेमा से पूछता है कि तुमने नाश्ता तो तैयार कर दिया ना। रतन का आना आ गया। रतन, उतनी देर में रतन आ जाता है। इधर ला इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। बाजे को नीचे रखवा देता है और चद्दर को बिछाने की तैयारी करता है। फिर वो दोनों चद्दर बिछा देते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी तैयार है, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। तो वो अपनी सारी तैयारियों के बारे में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। फिर उनको याद आता है कि मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं है। मतलब किस टाइम क्या बात याद आनी चाहिए वो तो तुमसे होता ही नहीं है। अब तुम्हें मक्खन की याद आई है, जबकि मक्खन की दुकान इतनी दूर है और वो लोग आने ही वाले हैं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करें? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। अब कह रहा है कि रतन मक्खन लाएगा या यहाँ पर काम करेगा। मैंने दफ्तर के चपरासी को एक दिन आने के लिए बोला था, लेकिन वो नखरे दिखाने लगा। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है? कि यहाँ का काम तो ज़्यादा नहीं है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार भी आ गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। ठीक है, ये सारी बातें प्रेमा रामस्वरूप से कहती है। फिर रामस्वरूप जवाब देते हुए कहता है, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा उनका खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने से मतलब अच्छी तरह से तैयार होके आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। ठीक है, रामस्वरूप क्या कहता है कि उनकी जो दकियानुसी विचार हैं उन पर मुझे गुस्सा तो बहुत आता है। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। ठीक है, उनको वो परिवार पसंद तो था रामस्वरूप को, लेकिन जो उनके विचार थे ना वो उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। क्या कह रहा है कि खुद तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन लड़की ऐसी चाहते हैं जो पढ़ी लिखी न हो। ठीक है, लड़का तो बाप से भी बढ़कर है। प्रेमा पूछती है, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। ठीक है, आगे हैं। इन बातों से क्या पता चलता है कि रामस्वरूप जानता था कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की, फिर भी लड़के वालों के सामने वो अपनी बेटी के बीए तक पढ़े होने की बात नहीं बता सकता। लड़के वालों का मानना है कि लड़की को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में तो उसे घर गृहस्थी ही चलानी पड़ती है। इस प्रकार रामस्वरूप व्यवस्था के कारण अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने की बात लड़के वालों से छिपाता है। ठीक है, रामस्वरूप क्या कहता है, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं इन लोगों को ऐसी ऐसी सुनाता। ठीक है, फिर रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप कहता है, क्या है? रतन, कोई आते हैं, कोई आया है। रामस्वरूप कहता है दरवाजे से बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए।
ठीक है, दरवाजे से एक बार बाहर निकालते हैं चेहरा और फिर अंदर जल्दी आ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि वो तो आ भी गई। नौकर पर नज़र पड़ते ही अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने। सब चौपट कर दिया, सब गलत कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा, कि उनके सामने से मत जा, पीछे वाले दरवाजे से चला जा। नौकर अंदर आता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी, कि उस उमा को गाना आता है इसलिए उसने हारमोनियम और बाजा उसके कमरे से मंगवाया था। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ओह यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। रामस्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक, यानी दरवाजे पर वो पहुँच जाते हैं। रामस्वरूप हैं आइए आइए, ठीक है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आँखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं, ठीक है। उनके आवाज़ बोलने के ढंग से पता चल रहा है कि ज़्यादा ही अनुभवी व्यक्ति हैं और ज़्यादा ही कुछ चालाक हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। झुकी हुई कमर उसकी विशेषता है, ठीक है। वो दोनों आकर बैठ जाते हैं। आगे का अध्याय हम कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।